हेलो गाइज, वेलकम टू डेली न्यूज़ करंट कैप्सूल। और आज है 22 जुलाई बुधवार। और आज के डेली न्यूज़ करंट कैप्सूल की हम शुरुआत करेंगे दैनिक जागरण में अखबार में छपी हुई प्रमुख खबरों के साथ में। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विदेश नीति के बारे में जो भारत की पूर्व नीतियां रही हैं उन पर सवाल उठाते हुए कहा है कि अतीत के 3 बोझ से विदेश नीति को जूझना पड़ा है। देश का बंटवारा, आर्थिक सुधारों में देरी और परमाणु विकल्प अपनाने में विलंब करने से भारत की राह मुश्किल हुई है और इन्हीं कमजोरियों के चलते चीन को एशिया में अपनी बढ़त बनाने का मौका मिल गया है। तो भारत की पुरानी विदेश नीति पर सवाल उठाते हुए वर्तमान विदेश मंत्री ने तीन प्रमुख बिंदुओं को कारण माना है विदेश नीति की कमजोरी का, जिसमें उन्होंने देश के बंटवारे को, आर्थिक सुधारों में देरी को और परमाणु विकल्प अपनाने में जो विलंब किया गया, इस चीज को प्रमुख कारण ठहराया है भारतीय विदेश नीति की विफलता का। इन तीनों बिंदुओं के बारे में हमें देखना है, पढ़ना है और अपने विमर्श को प्रस्तुत करना है कि क्या कारण रहे हैं, भारत की विदेश नीति की क्या विफलताएं रही हैं 1947 के बाद से आज तक में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बनेगा यहाँ से। इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट खबर आ गई है जो आई है हमारी मानव संसाधन विकास मंत्रालय से। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने छात्रों की काउंसलिंग के लिए मनोदर्पण नामक एक प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है। कोरोना संकट काल में घर बैठे छात्रों के तनाव को भगाने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने मनोदर्पण नाम से एक योजना शुरू की है। इसके तहत छात्रों को फोन पर ही तनाव से जुड़ी समस्याओं का समाधान मिलेगा। छात्रों के तनाव की पहचान करने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मंगलवार को दिल्ली में मनोदर्पण योजना को लॉन्च किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस योजना से छात्रों का मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होगा और इस दौरान उन्होंने हेल्पलाइन नंबर, जो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है, उसे भी लॉन्च किया। तो छात्रों की काउंसलिंग के लिए मनोदर्पण नामक योजना लॉन्च की गई है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। इसके मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक और रमेश पोखरियाल निशंक ने ही इस योजना को दिल्ली से लॉन्च किया हुआ है। इसके अगर हम आगे देखें तो एक बड़ी खबर और हमें देखने को मिली है जिसमें मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन हो गया है। ये पूर्व में लखनऊ के सांसद भी थे। आइए आपको इस खबर की थोड़ी सी डिटेल्स बता देते हैं। तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल और लखनऊ के पूर्व सांसद लालजी टंडन का मंगलवार सुबह 5:35 पर निधन हो गया है। 85 वर्षीय टंडन 11 जून से लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती थे। किडनी और लीवर रोग से ये पीड़ित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने उनके निधन पर शोक जताया है। तो बड़ी खबर यहां पर यह है कि मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल थे लालजी टंडन, उनका लखनऊ स्थित मेदांता अस्पताल में निधन हो गया है। निधन की श्रेणी में यह आएगा आजकल के तहत चीन के चंगुल में फंसने से बचे नेपाल। डॉक्टर अंजू जोशी, असिस्टेंट प्रोफेसर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर संस्थान जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की एक असिस्टेंट प्रोफेसर है, जिन्होंने लिखा है कि चीन के चंगुल में फंसने से नेपाल बचे। और भारत के संबंध में भारत की विदेश नीति को इन्होंने एक आईना दिखाते हुए कहा है कि भारत को आर्थिक सहायता और सकारात्मक रवैये के अलावा नेपाल को इस तथ्य से भी अवगत कराने की आवश्यकता है कि नेपाल भविष्य का तिब्बत हो सकता है। साथ ही नेपाली जनता को वैचारिक चश्मे से दिखाए गए माया जाल से भी बाहर निकालने की जरूरत है। आपसी बातचीत से मुद्दे सुलझाने की कोशिश की जा सकती है। नेपाल का नेपाल बने रहना भारत के लिए ही नहीं वरन उसके स्वयं के अस्तित्व के लिए भी आवश्यक है। नेपाल को यह समझना अत्यंत आवश्यक है। तो यह खबर हमारे लिए भारत और जो नेपाल के संबंध हैं उन संबंधों में और भारत के क्या प्रयास होने चाहिए नेपाल को चीन के चंगुल से बचाने के, उस संबंध में हमारे लिए महत्वपूर्ण विमर्श सेट करती है। इसके अगर हम आगे देखें तो मंथन में संजय वर्मा असिस्टेंट प्रोफेसर है ब्रेनेट यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा में। इन्होंने डिजिटल वर्चस्व नया दौर से इनका एक लेख यहाँ पर छपा हुआ है आज के दैनिक जागरण के अखबार में, जहां पर इन्होंने कहा है कि सरकार, IT कंपनियां और हमारे युवा यदि ठान लें तो तकनीक के जरिए उस विशाल पूंजी को तैयार किया जा सकता है जिस पर भावी अर्थव्यवस्थाओं की नींव टिकी है। यानी कि तकनीकी और युवाओं का, साथ ही IT कौशल का भारतीय अर्थव्यवस्था पर और वैश्विक रूप से हमारा क्या महत्व हो सकता है, इसका महत्व दर्शाने वाला एक लेख मंथन में छपा है जो हमारे लिए एक महत्वपूर्ण विमर्श करता है सरकार, IT कंपनी और युवाओं को डिजिटल तकनीक से जोड़ करके अर्थव्यवस्था में एक योगदान देने का। इसके अगर हम आगे देखें तो अब बिल्कुल सरकार की एक बड़ी पहल हमें यहाँ पर दिखाई पड़ रही है, जहां पर किसान अब कहीं पर भी अपनी उपज बेचने के लिए स्वतंत्र होंगे। इसके लिए सरकार ने बाधा मुक्त कृषि व्यापार के लिए 2 अध्यादेशों को अनुसूचित किया है। किसान कंपनियों व थोक व्यापारियों के लिए बुआई से पहले भी उपज का अब बिक्री करार कर सकेंगे। तो अब इंतजार खत्म हो गया और किसान कहीं पर भी अपनी फसल बेच सकते हैं और अपनी फसल बेचने के लिए सरकार ने 2 अध्यादेशों को भी अधिसूचित किया है और किसान अब बुआई से पहले भी अपनी फसल को क्या कर सकते हैं, उसको बिक्री का करार कर सकते हैं। अगर
अगर हम आगे देखें तो यहाँ पर एक खबर छपी है जो एक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज में अंगीकार किया जाना। आज ही के दिन यानी कि 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ था कि संविधान सभा की बैठक में तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अंगीकार कर लिया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगे को राष्ट्र ध्वज बनाने का प्रस्ताव पेश किया था। दोनों खबरें इंपॉर्टेंट है, एक तो 22 जुलाई 1947 को संविधान की सभा की बैठक में राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकार किया जाना, दूसरे इसका जो प्रस्ताव था ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। इसमें सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और नीचे गहरा हरा रंग है और बीच में अशोक चक्र का प्रस्ताव किया गया था। आज ही के दिन 21वीं सदी का सबसे लंबा पूर्ण सूर्य ग्रहण हमें देखने को मिला था 2009 में, जो 21वीं सदी का सबसे लंबा पूर्ण सूर्य ग्रहण था। यह करीब 6 मिनट 39 सेकंड तक चला था। इसे एशिया के ज्यादातर हिस्सों में देखा गया था, जिसमें भारत, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार और चीन शामिल है। तो तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अंगीकार किया जाना, जवाहरलाल नेहरू का प्रस्ताव किया जाना 22 जुलाई 1947 आज के दिन ही की एक इंपॉर्टेंट घटना है। इसके आगे अगर हम देखें तो अब जनसत्ता अखबार में देख लेते हैं आज की प्रमुख खबरों के बारे में। तो अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में NDAA एक संशोधन पारित किया गया है, जिसके बारे में जानना जरूरी है। ये भारत के खिलाफ चीनी आक्रामकता के विरोध में पास किया गया है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने अमेरिकी रक्षा प्राधिकरण अधिनियम NDAA में संशोधन को आम राय से पारित कर दिया है, जिसमें गलवान घाटी में भारत के खिलाफ चीन की आक्रामकता और चीन दक्षिण चीन सागर जैसे विवादित क्षेत्रों में आसपास में चीन की बढ़ती क्षेत्रीय दबंगई पर निशाना साधा गया है। भारतीय अमेरिकी सांसद एमी बेरा के साथ मिलकर कांग्रेस सदस्य स्टीव सैबेट ने NDAA संशोधन सोमवार को पेश किया था। इसमें कहा गया है कि भारत और चीन को वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के पास तनाव कम करने के लिए काम करना चाहिए। भारत और चीन सेना के बीच पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास कई इलाकों में 5 मई से गतिरोध जारी है। द्विपक्षीय संशोधन में भारत चीन सीमा पर गलवान घाटी में भारत के खिलाफ चीन की आक्रामकता का विरोध जताया गया है। तो अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने अभी NDAA संशोधन पारित किया है, जहां पर भारत के खिलाफ चीनी आक्रामकता का विरोध किया गया है। जो अभी हम राजस्थान में राजनीतिक उठापटक देख रहे हैं, जहां पर कल हमने एक खबर देखी थी, जहां पर राजस्थान सरकार ने 1990 से पहले के किसी भी मामले में जांच के लिए अब CBI को पूर्व सहमति लेना अनिवार्य कर दिया है राजस्थान की सरकार से, और ऐसा करने वाला यह चौथा राज्य बन गया है। वहीं इसी खबर को फॉलो अप में आगे अगर हम देखें तो जनसत्ता ने प्रमुखता दी है कि सचिन पायलट को कोर्ट से राहत मिल गई है और शक्ति परीक्षण की तैयारी में जो अशोक गहलोत है वो जुट गए हैं। जनसत्ता में ही अगर हम देखें तो वनों के सफाये से बढ़ते खबरें, पंकज चतुर्वेदी का एक लेख जनसत्ता ने छापा है, और पर्यावरण संतुलन, इसके अलावा पर्यावरणीय जो हमारा जलवायु परिवर्तन है, इसके संबंध में एक महत्वपूर्ण लेख है। इन्होंने कहा है कि यह दुखद है कि भारत में अब जैव विविधता नष्ट होने, जलवायु परिवर्तन और बढ़ते तापमान के दुष्परिणाम तेजी से सामने आ रहे हैं। पिछले एक दशक के दौरान विभिन्न विकास परियोजनाओं, खनन और उद्योगों के लिए 38 करोड़ से ज्यादा पेड़ काट डाले गए हैं। विश्व पर्यावरण संरक्षण सूचकांक में 180 देशों की सूची में भारत 177वें स्थान पर आता है। तो भारत की जो जलवायु परिवर्तन संबंधी गतिविधियां हैं, वहां पर जो बुरी तरीके से असर पड़ रहे हैं और जो तमाम सारे पेड़ काटे जा रहे हैं, इससे जो जलवायु परिवर्तन संबंधी भारत में मुश्किलें उत्पन्न हो रही हैं, इस पर प्रकाश डालते हुए वनों के सफाई से बढ़ते खतरे के टाइटल से एक लेख पंकज चतुर्वेदी का जनसत्ता ने छापा है। और परमाणु जो हमारा जलवायु परिवर्तन है, इसके अलावा जो हमारा पर्यावरण संरक्षण है, इस संबंध में यह एक महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला लेख है। इसके अलावा कश्मीर, राग और बलूचिस्तान के स्वतंत्रता दक्षिण एशिया में इसके महत्वपूर्ण परिणाम हो गए। निशिकांत दुबे का एक लेख छापा है, जो भाजपा के लोकसभा सांसद हैं। इसके बाद में अगर हम देखें तो सियासी पीढ़ी के लिए सबक है। लालजी टंडन मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे, जिनका हाल ही में अभी निधन हो गया है। 1960 में अपना कैरियर इन्होंने लखनऊ नगर निगम के पार्षद के रूप में शुरू किया था, और इनको श्रद्धांजलि देते हुए अनिल बंसल का एक बड़ा लेख छापा गया है। इसके बाद में अगर हम देखें तो नोमुरा भारत की GDP में 6.1% गिरावट की आशंका दर्ज कर रही है। जापान की एक ब्रोकरेज कंपनी है नोमुरा, जिसने मंगलवार को कहा है कि भारत में आर्थिक गतिविधियां अभी भी कमजोर बनी हुई हैं, और देश का जो सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP है, वो चालू वित्त वर्ष में 6.1% तक की गिरावट आने की इसमें आशंका है। नोमुरा ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि रिजर्व बैंक अगस्त में होने वाली मौद्रिक नीति की समीक्षा
नीतिगत दर को यथावत कर सकता है, लेकिन अक्टूबर दिसंबर में इसमें 0.25 से 0.50% तक की कटौती करनी होगी। सभी विश्लेषकों का मानना है कि कोविड-19 महामारी के कारण जीडीपी में गिरावट आएगी, क्योंकि इस संकट से मार्च से ही अर्थव्यवस्था में आपूर्ति और मांग दोनों बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। तो नोमुरा ने अनुमान लगाया है कि भारत की जीडीपी में 6.1% की गिरावट हो सकती है। इसके अलावा चीन ने एक कदम उठाते हुए भूटान के साथ सीमा विवाद सुलझाने के लिए एक समाधान पेश किया है। तो भारत, चीन और भूटान संबंधों के संबंध में यह एक महत्वपूर्ण चीज हमारे सामने अभी आ रही है और इसको फॉलो अप करते रहने की आवश्यकता है। भारत नेपाल संबंधों पर और भारत भूटान संबंधों पर भी हमें प्रकाश डालते रहना है, लगातार तैयारी करते रहना है। अध्यक्ष ब्रजेश पटेल ने कह दिया है सीधे तरीके से अब कि यूएई में पूर्ण आईपीएल का आयोजन होगा। तो जो भारत में होने वाला आईपीएल है, इसका आयोजन कहां पर होगा? तो इसका आयोजन होगा यूएई में, बस हमको यही याद रखना है। अब बात करते हैं हरी भूमि की। तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन के निधन को हरी भूमि ने अपने पहले पन्ने पर सबसे ऊपर जगह दी है। 40 दिन से मेदांता में भर्ती राज्यपाल टंडन का लखनऊ में निधन। मध्य प्रदेश में 5 दिन रहेगा राजकीय शोक। कैबिनेट बैठक को भी स्थगित कर दिया गया है। ये खबर को शीर्षक, इस खबर को इन्होंने जो प्रमुखता दी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना के तहत इस योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब जो राशन है इसकी डोर स्टेप डिलीवरी होगी। यह कदम उठाया है दिल्ली की सरकार ने। अब गरीबों के घर में पैकेट में आटा, चावल और चीनी को पहुंचाया जाएगा। दिल्ली वालों को अब राशन के लिए कतारों में खड़े नहीं होना पड़ेगा। दिल्ली सरकार ने लोगों को घर घर राशन पहुंचाने की योजना को तैयार कर लिया है। दिल्ली कैबिनेट ने राशन को डोर स्टेप डिलीवरी योजना के तहत मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली कैबिनेट का यह फैसला एक क्रांतिकारी कदम साबित होगा। तो अभी जो हाल ही में क्या हुआ है कि जो दिल्ली सरकार है उसने क्या किया है, डोर टू डोर जो है राशन की डिलीवरी करने के लिए जो कैबिनेट है उसने इस कदम को पूरा कर लिया। कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। अब राशन की जो डिलीवरी होगी वो डोर स्टेप डिलीवरी होगी। विश्व के सबसे ऊंचे चिनाब और अंजी पुल निर्माण में के कार्य में तेजी आ गई है। तो जो दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब और अंजी पुल का निर्माण हो रहा है, इसमें तेजी आ गई है। उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक ने दी कार्यों की समीक्षा की जानकारी की और पहाड़ी इलाकों में फिर से पटरी पर आई रेल व्यवस्था के तहत एक खबर छपी हुई है हरी भूमि में, जिसमें बताया गया कि जो दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है चिनाब और अंजी पुल, इसका निर्माण कार्य तेज हो गया। तो जो दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है वो कौन है? वो है हमारा चिनाब और अंजी पुल, जिसका निर्माण हो रहा है। ठीक है। यूएई में होगा आईपीएल 2020 टूर्नामेंट। जिस खबर को एक छोटे कोने में खबर संक्षेप में छापा है, हमें ये याद रखना है। आगे देखें तो स्टोक्स ऑलराउंडर बन गए हैं होल्डर को पिछाड़ करके। दुनिया में सर्वाधिक जो अंकों के साथ में क्या हो गए, स्टोक्स नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए हैं और जो होल्डर हैं वो अब दूसरे नंबर पर आ गए हैं। तो इस खबर को याद रखना है। यहाँ से प्रश्न नहीं बनेगा, लेकिन आपको बेन स्टोक्स का नाम याद रखना है। इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं और उप कप्तान भी हैं। तो बेन स्टोक्स का नाम आपको याद रखना है। जो अब इसके बाद में हिंदुस्तान अखबार की प्रमुख खबरों में देखें तो दिल्ली की 1/4 संक्रमित होकर के स्वस्थ, इस खबर को इन्होंने भी इस शीर्षक से जो है प्रमुखता दी है। जेफ बेजोस की संपत्ति 24 घंटे में 97,000 करोड़ बढ़ गई है। कोई अनुमान लगा सकता है कि 24 घंटे में कोई व्यक्ति इतने पैसे कमा सकता है, लेकिन हाँ, जेफ बेजोस की संपत्ति 24 घंटे में 97,000 करोड़ बढ़ गई है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि 7.9% की बढ़ोतरी सोमवार को शेयरों में हुई है, जो 2018 के बाद में सबसे ज्यादा है। तो जो अमेजन के सीईओ और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति जेफ बेजोस हैं, इनकी संपत्ति सोमवार को 13 अरब डॉलर करीब 97,200 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी होगी। तो 24 घंटे में इन्होंने करीब 31 अरब डॉलर यानी कि करीब 97,200 करोड़ रुपए की इनकी संपत्ति में इजाफा हो गया है। तो जेफ बेजोस जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं और ये सीईओ हैं किसके? अमेजन के। आगे अगर हम देखें तो अमर उजाला में तो सीरो सर्वे में खुलासा, दिल्ली का हर चौथा व्यक्ति संक्रमित। यहां पर भी सीरो की इस खबर को प्रमुखता दी गई है, जिसमें बताया गया है कि 11 में से 8 जिलों में 20% से अधिक लोगों में एंटीबॉडी मिले हुए हैं। और इसके बाद भी जो मनोदर्पण से दूर होगा छात्रों का तनाव, शिक्षकों व अभिभावकों का तनाव। जो रमेश पोखरियाल निशंक ने मानव संसाधन विकास मंत्री हैं, इन्होंने दिल्ली से जो मनोदर्पण योजना लॉन्च की है, इससे अब क्या होगा कि जो छात्र हैं और शिक्षक हैं, अभिभावक हैं, सबका तनाव दूर किया जाएगा। ऐसी योजना इन्होंने लॉन्च की, जिसके बारे में मैं भी आपको थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ। प्रवाह के अंतर्गत यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज है, विलियम शेक्सपियर जो एक सुप्रसिद्ध लेखक है, इनके बारे में इन्होंने इनके एक लेख को छापा, जहाँ पर कहा गया है कि जीवन नहीं, जीवन जीने का तरीका महत्वपूर्ण है। जीवन में सफल होने का प्रभावी तरीका यह है कि प्रेम सबसे करो, भरोसा कुछ लोगों का करो और अहित किसी का भी ना करो। वहीं पर
उलझन शीर्षक से एक लेख भी अमर उजाला ने छापा है, जहां पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री और पूर्व उप मुख्यमंत्री गहलोत और पायलट की लड़ाई के बारे में एक डिटेल्ड खबर छापी है और कांग्रेस की जो आंतरिक समस्याएं हैं उन पर प्रकाश डाला गया है। कर्ज वसूली के दोहरा मापदंड में देवेंद्र शर्मा जो कृषि नीति के विशेषज्ञ हैं, इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण खबर छपी है, जहां पर इन्होंने ये बात कही है कि किसी भी ऋण को बत्ते खाते में डालने की घोषणा करने से पहले बैंकों को वसूली के सभी उपाय आजमाने के लिए क्यों नहीं कहा जाता है। आखिर क्यों छोटे किसान को कर्ज न चुकाने पर दंडित किया जाता है और बड़े कर्जदारों के साथ नरमी बरती जाती है। इस शीर्षक से इनका एक बहुत महत्वपूर्ण लेख छपा है, जहां पर इन्होंने उन दोहरे मापदंडों पर प्रकाश डाला है जहां पर एक बड़े कर्जदार और छोटे कर्जदार के बीच में भेदभाव किया जाता है। अच्छा, अब एक आंकड़ों के अंतर्गत एक शोध और विकास पर खर्च की एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज छपी हुई है। दुनिया है जो पूरी दुनिया अपनी जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा शोध और विकास पर खर्च करती है। 4.3% खर्च के साथ में इजराइल दुनिया में शीर्ष स्थान पर आता है, जो शोध और विकास पर सर्वाधिक खर्च करता है। वहीं भारत अपनी जीडीपी का मात्र 0.7% हिस्सा शोध और विकास पर खर्च करता है, जहां पर दक्षिण कोरिया 4.20%, स्वीडन 3.27%, जर्मनी 2.90% और अमेरिका 2.80 यानी कि 2.80% तक खर्च करता है। वहीं पर भारत मात्र 0.7% पैसा खर्च करता है शोध और विकास पर। इसके अलावा अगर हम आगे देखें तो उइगर मामले में चीन की 11 कंपनियों पर अमेरिका ने रोक लगा दी है। उइगर मुसलमानों का शोषण करने पर इन कंपनियों को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। यह तीसरा मौका है जब चीन पर कार्रवाई अमेरिका के द्वारा की गई है। वहीं पर भूटान के सीमा विवाद को सुलझाने के लिए चीन ने एक समाधान पैकेज समाधान की जो है योजना के लिए भूटान को बोला है। तो ये खबर को भी अमर उजाला ने प्रमुखता दी। इसके अलावा ओली प्रचंड के बीच में मतभेद नहीं सुलझ पा रहे हैं और बैठ के नाकाम रह रही हैं। एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं और एक वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, कहां के, नेपाल के। आगे अगर हम देखें तो किसानों के लिए खुली निजी कंपनियों के करार का रास्ता, जो खबर अभी मैं आपको बता चुका हूं, वो हमारे लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। इसके अलावा क्या है कि रिजर्व बैंक के पास में 15 महीने आयात खर्च जितना मुद्रा भंडार है। ये रिजर्व बैंक के हवाले से एक खबर छपी है, जहां पर क्या है कि भारतीय जो रिजर्व बैंक है, इसका विदेशी मुद्रा भंडार 516 अरब डॉलर को पार कर गया है। इससे न सिर्फ कर्ज की ब्याज दरें घटाने में मदद मिलेगी, बल्कि 15 महीने तक के आयात खर्च जितना भंडार भी तैयार हो गया है भारत के पास में। इसके बाद में अगर हम देखें तो पाकिस्तानी सेना के आलोचक रहे पत्रकार मती उल्ला का अपहरण हो गया है। तो पाकिस्तान में मानवाधिकार नाम की कोई चीज हमें अक्सर करके नहीं दिखाई देती है और वहां पर पत्रकारों पर हमले होते रहे हैं। ऐसे में एक मुखर पत्रकार, पाकिस्तान के शक्तिशाली प्रतिष्ठानों के आलोचक पत्रकार मती उल्ला का राजधानी में मंगलवार को दिन दहाड़े हथियारबंद लोगों ने अपहरण कर लिया। और आप यकीन नहीं करेंगे, ये अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए आए थे और एक स्कूल के पास में 2 हथियारबंद गाड़ियों से आए लोगों ने सरेआम इनका अपहरण कर लिया। तो पाकिस्तानी सेना के आलोचक रहे जो पत्रकार मती उल्ला हैं, इनका अपहरण कर लिया गया है पाकिस्तान के किसी गुट द्वारा। अभी बाकी कोई खबर सामने नहीं आई है, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये एक बड़ी शर्मनाक बात है और हमें याद रखना है कि जो पाकिस्तानी सेना के आलोचक पत्रकार हैं मती उल्ला खां, इनका अपहरण हो गया है। तो ये थी आज के अखबारों में प्रमुख छपी हुई खबरें, जिनमें से 3-4 खबरों को आपको बिल्कुल पूरी तरीके से याद रखना है। एक, किसानों के लिए निजी कंपनियों के करार का रास्ता जो खुल गया है, ये हमें याद रखना है। उइगर जो मामला है, इसको हमें याद रखना है। इसके अलावा जो भूटान और चीन संबंध है, जहां पर एक समाधान पैकेज आया है, उस खबर को हमें याद रखना है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का जो निधन हो गया है अभी, हमें उसके बारे में याद रखना है। तो ये कुछ, इसके अलावा मनोदर्पण प्रोग्राम के बारे में याद रखना है, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने शुरू किया हुआ है। और जेफ बेजोस की संपत्ति जो 24 घंटे में बढ़ी है, स्टोक्स नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए हैं। ये जो खबरें हैं, ये हमारे लिए कुछ ना कुछ किसी न किसी तरीके से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जिन लेखों के बारे में मैंने बताया है, उन लेखों को आप पढ़िए और उन लेखों को पढ़ने के बाद में आप अपनी एक राय कायम कीजिए और अपने हिसाब से आपको क्या लगता है, आपके क्या विचार हैं, उनको लिखिए। वो आपको मेंस में बहुत मदद करने वाले हैं। तो आज के सेशन से जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच।